हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल और क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग अब भली भांति जान चुके हैं कि परीक्षा की घड़ी दिनों ब दिन नज़दीक आ रही है, इसीलिए आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए, क्योंकि जितने भी इस संस्थान के टीचर हैं वो किसी न किसी टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने आ रहे हैं, ताकि परीक्षा में किसी प्रकार की आप लोगों को परेशानी न हो। आज का जो हमारा टॉपिक है ये पेपर नंबर 4 है फर्स्ट ईयर वालों को। ठीक है, अब ये पेपर नंबर 4 लगभग समाप्त होने वाला है। एक दो क्लास में ये पेपर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग आज का टॉपिक अच्छा से देखिए। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा प्रबंधन। कक्षा प्रबंधन का मतलब क्या होता है? क्लासरूम मैनेजमेंट। अब प्रत्येक चीज में मैनेजमेंट होता है, लेकिन आप तो पढ़ रहे हैं शिक्षक बनने के लिए, टीचर बनने के लिए, तो आपको कक्षा प्रबंधन आपका कैसा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कक्षा प्रबंधन के द्वारा ही बच्चों को सीखने लायक माहौल दिया जाता है। अगर मान लीजिए कि आपकी कक्षा में ज़्यादा शोरगुल आवाज़ आ रहा है तो बच्चे अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाएंगे, ना आप पढ़ा पाएंगे। इसीलिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से देखिए। सीखने की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करने और उनके शैक्षिक अनुभव को बढ़ाने के संदर्भ में उत्तेजक कक्षा के वातावरण में लाभ मिलता है। ठीक है, कक्षा में उत्तेजना लाभ छात्रों की रुचियां और इंद्रियां जितनी अधिक उत्तेजित होती है उतनी ही अधिक ये सिखाई जा रही है और सामग्री से जुड़ते हैं। छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रहना मुश्किल होता है जब सामग्री दिलचस्प नहीं होती है, अप्रासंगिक लगती है या काफी समय लगता है। एक उत्तेजक कक्षा में छात्र के चारों ओर घूमने में सक्षम होते हैं और ज्ञान प्राप्त करने के नए तरीके सीखते हैं। ठीक है, और उन्हें अपने आसपास की हर चीज पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, इस वजह से उनके सीखने की प्रक्रिया में शामिल होना आसान हो जाता है। ठीक है, शेष कक्षाओं में प्रारंभिक सेटअपों की तुलना में विचारों के एक व्यापक स्पेक्ट्रम में योजना की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस विशेषज्ञ क्षेत्र में हमारी लगातार बढ़ती विशेषज्ञता ने हमें इन विचारों और जरूरतों को 4 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित करने के लिए प्रेरित किया है। अब आपके कक्षा प्रबंधन में कौन कौन से 4 प्रमुख तत्व हैं जिसको आपको प्रेरित करना है और प्रेरित होना भी है। ठीक है, पहला है अनुभूति और सीखना। एक बात है कि आप अगर टीचर भी बन जाएंगे तो आपको भी रोज न रोज कुछ सीखना है, और छात्र तो प्रतिदिन सीखते ही हैं। ठीक है, तो वही है तो अनुभूति, एहसास करना और सीखना। ठीक है, कुछ अक्षमताओं वाले बच्चों को अमूर्त विचारों और अवधारणाओं के विकास का समर्थन करने के लिए व्यवहारिक, संवेदी या शारीरिक अनुभवों की आवश्यकता होती है। कुछ जैसे विशेष आवश्यकता वाले या मान लीजिए कि दृष्टि बाधित वाले बच्चे हैं तो उनको आप हाथ से स्पर्श करा के सिखला सकते हैं और बोल करके। लेकिन जो बच्चे इशारों से समझते हैं तो उसको पढ़ाने के लिए आपको इशारा देना पड़ेगा। ठीक है, आप केवल मुंह से बोल देंगे, स्पीच दे देंगे, इससे बच्चे नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, अब है दूसरा व्यवहारिक, भावनात्मक और सामाजिक। आपका व्यवहार भी देखा जाएगा, आपका भावना भी देखा जाएगा और आपका सामाजिक होना भी देखा जाएगा। कुछ बच्चों को सीखने के लिए अधिक संरचित वातावरण की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, जिसमें प्रत्येक गतिविधि के लिए स्पष्ट सीमाएं और आने जाने के लिए अतिरिक्त स्थान हो।
यह उनके और दूसरों के बीच एक आरामदायक दूरी सुनिश्चित करता है, साथ ही सुरक्षित स्थान भी। ठीक है। अब है संचार। संचार क्या है? संचार है कि दिव्यांग बच्चों के व्याकुलता को आसानी से समझाने वाले वातावरण की आवश्यकता है। ये जग जाहिर है कि सामान्य बच्चे से जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, ये काफी थोड़ा व्याकुल रहते हैं। तो इनको आप कैसे समझाएंगे? ठीक है, आपका क्लास का वातावरण कैसा होना चाहिए, और इन्हें समझाने के लिए आपको उचित संसाधन और इनकी व्याकुलता पर आपको खासकर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। तनाव को कम करने के लिए संवेदी उत्तेजनाओं को शामिल कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे बच्चों का शांत वातावरण होना चाहिए, इनका बहुत जल्द ध्यान भटक सकता है। इन बच्चों को पढ़ाने के लिए कैसा वातावरण चाहिए? शांत वातावरण होना चाहिए। ठीक है। अब है 4 नंबर, संवेदी और शारीरिक। संवेदी या शारीरिक अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए कक्षाओं में ध्वनि और प्रकाश की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जो संवेदी बच्चे होते हैं या शारीरिक अक्षमता वाले होते हैं, उनका क्लास कैसा होना चाहिए कि क्लास में ध्वनि और प्रकाश की विशेष आवश्यकता होनी चाहिए। ठीक है। दिव्यांग बच्चों को विशेष सहायता उपकरण या फर्नीचर के अलावा कुछ अतिरिक्त जगह और साइको पोस्टिंग की आवश्यकता होती है। साइको पोस्टिंग मतलब कि कुछ ऐसे चित्र जिसे बच्चे से स्पर्श करा के उसे हम शिक्षा दें। ठीक है। जिससे बच्चा स्वतंत्र रूप से कहीं भी अपने जा सकता है। विशेष शैक्षणिक आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों के लिए एक अनुकूलित वातावरण बनाते समय कई तरह के व्यवहारिक मुद्दे हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। कौन है पहला तत्व? संवेदी तत्व। कक्षा में उचित प्रकाश, ध्वनि, सामग्री की बनावट पर नियंत्रण आवश्यक हो सकता है। पहला क्या होना चाहिए कि कक्षा में उचित वातावरण, ध्वनि रहित प्रकाश और उचित टीचिंग लर्निंग मटेरियल, मतलब कि बच्चे के पढ़ाने लायक शिक्षण सामग्री भी क्लास के लिए मायने रखती है, शिक्षा के लिए मायने रखती है। ठीक है। दूसरा है स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती। उपयुक्त शौचालय, पानी की व्यवस्था और स्वच्छता सुविधाओं को सही शौचालय का आकार और स्थान की आवश्यकता होती है। जो उन बच्चों के लिए शौचालय भी बनाया जाएगा उसे भी उचित स्थान पर और सुरक्षित जगह पर बनाया जाना चाहिए। और इस सुविधा के ऊपर सबसे अधिक विचार करने की आवश्यकता होती है। पानी पीने का जहाँ नल होता है वह भी खुले जगह में लगाना चाहिए ताकि बच्चे को कहीं आते जाते समय चोट न लग जाए। ठीक है। अब है तीसरा, सुरक्षा। एक बाधा मुक्त वातावरण बनाने के लिए दिव्यांग छात्रों की असुविधा को देखते हुए उनकी सुरक्षा अनुसार हमें अस्पताल या अन्य सार्वजनिक स्थान बनाना चाहिए जिससे वो स्वतंत्र रूप से जहां उचित हो स्थानांतरित कर सके। और इन बच्चों के आसपास में क्या होना चाहिए स्कूल के कि एक हॉस्पिटल भी होना चाहिए, और वो भी का हॉस्पिटल जहाँ रैंप वाली सीढ़ियाँ हो, ये नहीं कि खड़ी सीढ़ी हो जिससे बच्चे गिर जाए। मतलब इनके वातावरण युक्त चिकित्सा केंद्र की भी स्थापना होनी चाहिए। अब है जोन। दिव्यांग बच्चों की संवेदी जरूरत के आधार पर विभिन्न विद्यालय में, अस्पताल में चिकित्सा और संवेदी कमरे बनाए जा सकते हैं। ठीक है। अब 5th नंबर है अन्य और एक्स्ट्रा क्या हो सकता है। ठीक है। दिव्यांग बच्चों की कक्षा में या घर में कमरों के दरवाजों का आकार एवं अधिक जगह की आवश्यकता पड़ती है।
दरवाजे का आकार क्या होना चाहिए? चौड़ा होना चाहिए। दिव्यांग बच्चों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए खेल का मैदान में भी कुछ बदलाव किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है कि खेल का मैदान एकदम बिल्कुल समतल होना चाहिए, बीच में कोई चोट लगने अवरोध वाला बैरिकेडिंग ग्राउंड के अंदर नहीं होना चाहिए। इन सब चीजों पर भी ध्यान दिया जाता है। ठीक है, यदि किसी छात्र को एक से अधिक अर्थों या गतिविधियों का उपयोग करके सिखाया जाए तो बच्चे आसानी से काफी दिनों तक उस पाठ को याद कर सकते हैं। अगर खेल खेल में किसी गतिविधि को सिखाया जाए तो उसको बच्चे क्या करते हैं? ज्यादा दिनों तक याद रखते हैं। सीखने की अक्षमता और संज्ञानात्मक सीमाओं वाले छात्रों के लिए बहुत संवेदी शिक्षा विशेष रूप से सहायक हो सकती है। जो विभिन्न प्रकार के कौशल हैं उन्हें सिखाने के लिए काफी क्या हो सकते हैं? कामयाब हो सकते हैं। अलग अलग दिव्यांग छात्रों को अलग अलग परेशानी हो सकती है। ये तो आप भली बात जानते हैं कि प्रत्येक दिव्यांग बच्चा की कुछ अलग अलग समस्याएं होती हैं। ठीक है, उनके लिए केवल पढ़ने और दृश्य उत्तेजनाओं के माध्यम से जानकारी को सीखना और बनाए रखना चुनौतीपूर्ण बना सकता है। हमें स्पर्श या श्रवण जैसी इंद्रियों का उपयोग कर सकते हैं। इन बच्चों को पढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि स्पर्श कौन बच्चे पढ़ते हैं? जो दृष्टिबाधित है। और श्रवण के द्वारा इन बच्चों को भी ज्ञान दिया जा सकता है। ठीक है, अब है व्यवहार। व्यवहार हमारे क्रियाकलापों का अभाज्य अंग है। इसमें बाध्य क्रिया, चिंतन, संवेग, समस्या समाधान के व्यवहारिक पहलू आदि शामिल है। अब इसकी परिभाषा क्या है? ठीक है, इसकी परिभाषा देखिए आप लोग। किसी उत्तेजना के प्रति मानसिक एवं शारीरिक अनुक्रिया करना ही व्यवहार कहलाता है। व्यवहार किसे कहते हैं? कि किसी उत्तेजना के प्रति मानसिक और शारीरिक अनुक्रिया करना ही व्यवहार कहलाता है। यह व्यवहार आंतरिक भी हो सकता है, बाह्य भी, अर्थात कुछ व्यवहार को देखा जा सकता है, कुछ को नहीं। ठीक है, अब व्यवहार कितने प्रकार के होते हैं देखिए ध्यान से। व्यवहार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक कौशल व्यवहार और दूसरा समस्या व्यवहार। ठीक है, अब कौशल व्यवहार किसे कहते हैं और समस्या वाला व्यवहार किसे कहते हैं? देखिए, ऐसा व्यवहार जो सामाजिक रूप से बच्चों की आयु, लिंग, देश, काल एवं वातावरण तथा समायोजन प्रक्रिया में सहायक हो उसे कौशल व्यवहार कहते हैं। दूसरा है समस्या व्यवहार। समस्या व्यवहार वह व्यवहार है जो कि व्यक्ति का उचित वातावरण के साथ उचित अभियोजन में बाधा उपस्थित करता है। यह व्यक्ति को अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने में बाधा उपस्थित करता है, उसे समस्या व्यवहार कहते हैं। ठीक है, अब है कौशल व्यवहार के प्रकार। पहला क्या है? कौशल व्यवहार के कौन कौन से प्रकार है? पहला है गामक या प्रेरक कुशलताएं, दूसरा है दैनिक जीवन के क्रियाकलाप, तीसरा है भाषा ज्ञान, चौथा है पढ़ने लिखने की कुशलताएं, 5th नंबर है अंक तथा समय ज्ञान, 6 नंबर घरेलू तथा सामाजिक कुशलताएं, 7 नंबर पूर्व व्यवसायिक कुशलताएं। ठीक है, अब है समस्या व्यवहार के प्रकार। इसके कौन कौन प्रकार है? वो तो हो गया कौशल व्यवहार के प्रकार। अब समस्या व्यवहार के प्रकार कौन कौन से हैं? समस्या व्यवहार मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक है बाह्यमुख और दूसरा है अंतर्मुख। ठीक है, अब बाह्यमुख किसको कहते हैं? बाह्यमुख व्यवहार किसको कहते हैं? बाह्यमुख का तात्पर्य वैसे समस्या व्यवहार से होता है जो कि स्वयं व्यक्ति को कम नुकसान पहुंचाता है लेकिन दूसरे लोगों को इससे काफी नुकसान सहन करना पड़ता है। ठीक है, पहला है इसमें दूसरों के साथ दुर्व्यवहार, दूसरों पर थूकना, दूसरों पर चीजें फेंकना आदि। ये क्या है? दूसरों पर दुर्व्यवहार इसको कहते हैं। अब है विद्रोही व्यवहार, कहना न मानना, उल्टा करना, ये क्या कहलाता है? विद्रोही व्यवहार।
अब तीसरा है अति चंचलता, अपेक्षित समय तक एक ही स्थान पर टिक टिक कर न बैठना, काम को पूरा न करना, ये क्या कहलाता है? अति चंचलता। अब है 4 नंबर उग्र विनाशक व्यवहार। उग्र विनाशक व्यवहार, इसका मतलब है किताब फाड़ना, वस्तु तोड़ना, बत्तू फेंकना इत्यादि। ठीक है। 5th नंबर क्या हो गया? असामाजिक व्यवहार, मतलब चोरी करना, खेल में धोखा देना, दूसरों को चोट पहुंचाना, ये क्या हो गया? कौन किस व्यवहार में आता है? असामाजिक व्यवहार में। ठीक है। अब देखिए अंतर्मुख व्यवहार, इसका तात्पर्य ऐसे व्यवहार से है जिसमें दूसरों की अपेक्षा स्वयं व्यक्ति विशेष को अधिक नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। अब इसमें कौन कौन है? स्वयं घातक व्यवहार, सिर पटकना, अपने को नोचना, ऐसे वाले बच्चे होते हैं ना, खुद को काटना, अपनी चोट से छिलका निकालना, ये कैसे कहलाते हैं? स्वयं घातक व्यवहार ये कहलाता है। दूसरा है भय, स्थान, व्यक्ति, जानवर अथवा वस्तु से डरना। ठीक है। तीसरा है पुनरावृत्ति व्यवहार। पुनरावृत्ति व्यवहार में क्या आता है? सिर हिलाना, शरीर के अंगों को बार बार हिलाना आदि। चौथा है अनोखा व्यवहार, बिना कारण अपने आप से बोलना, हंसना, कूड़ा इकट्ठा करना, ये क्या कहलाता है? अनोखा व्यवहार। अब 5th नंबर है चिड़चिड़ापन और झलाहट। ठीक है। चिखना, चिल्लाना, जोर जोर से रोना, ये क्या कहलाता है? चिड़चिड़ापन और झलझलाहट। अब देखिए समस्या व्यवहार का क्रियात्मक विश्लेषण। समस्या व्यवहार का क्रियात्मक विश्लेषण क्या है? किसी भी व्यवहार के कारण या परिणाम के रूप में विश्लेषण करने की प्रक्रिया कार्यात्मक विश्लेषण कहलाती है। क्रियात्मक विश्लेषण के अंतर्गत इन 3 प्रतिमान व्यवहारों को विश्लेषण के लिए उपलब्ध है, जो गार्डनर द्वारा प्रतिपादित किया गया है। क्या? मानसिक मंद बच्चों के समस्या व्यवहारों को विश्लेषण के लिए प्रयोग किया गया है। यह प्रतिमान उन कारकों को पहचानने में सहायता करता है। ठीक है। अब कौन है जो समस्या व्यवहार को पूरी घटना में योगदान करता है, जिसकी 2 विधियां या मॉडल है? पहला है एबीसी मॉडल। पहला क्या है? एबीसी मॉडल है, मतलब पूर्ववत कारण। इसमें क्या है? इसमें व्यवहार के तुरंत पहले क्या हुआ था, समस्या व्यवहार के पूर्व का कारण। जैसे कोई बच्चा दूसरे बच्चों को चकोटी काटता है, इस घटना पूर्व कारक होगा। इस संबंध में अधिक सूचना प्रदान करने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है। कौन कौन से? पहला है समस्या व्यवहार कब घटित होता है तथा किन परिस्थितियों में घटित होता है। ठीक है। दूसरा है क्या दिन का कोई विशेष समय है जब समस्या व्यवहार अधिक घटित होता है? मान लीजिए किस दिन बच्चा ये करता है, कोई दिन विशेष है? क्या वह किसी व्यक्ति विशेष की उपस्थिति में उत्पन्न होता है या किसी व्यक्ति के आने से एलर्जी के कारण होता है? चौथा है क्या बालों को कुछ करने के लिए कहा गया है या पीछे से उसे कुछ करने के लिए कहा गया है? 5th नंबर है क्या बालों को कुछ करने के लिए रोका गया है? ये सब क्या है इसमें आता है। अब है व्यवहार। व्यवहार घटित होते समय क्या होता है, इससे व्यवहार कहते हैं। या वर्तमान समय में व्यवहार कैसा है और कितनी बार घटित होता है। सी नंबर है परिणाम। व्यवहार घटित होने के तुरंत बाद वाले कारकों का विश्लेषण निम्नलिखित प्रश्नों का समाहित है। पहला है समस्या व्यवहार के तुरंत बाद बालकों के आसपास लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है। ठीक है। दूसरा नंबर है बालक तथा दूसरे लोगों पर समस्यात्मक व्यवहार का क्या प्रभाव पड़ा, बालों को क्या लाभ होता है अथवा क्या कुछ प्राप्त करता है। ठीक है। अब है कैनफर या सैसली मॉडल। अगला क्या है इसमें? दूसरा नंबर मॉडल कैनफर या सैसली मॉडल। इसमें क्या किया जाता है कि समस्या व्यवहार का क्रियात्मक विश्लेषण करने के लिए कैनफर एवं सैसली मॉडल का प्रयोग किया जाता है। इसमें निम्न बातों पर ध्यान दिया जाता है। इसमें बच्चों की क्षमता और अक्षमता दोनों पर ध्यान देकर अध्ययन करने के पर बच्चा क्या कर लेता है। ठीक है। और क्या नहीं कर पाता है, दोनों जानना जरूरी है। दूसरा नंबर है इससे उस विशेष परिस्थिति की जानकारी रखना जिसमें समस्या व्यवहार घटित होता है। तीसरा नंबर है समस्या मूलक व्यवहार होने की अवस्था की विशेष जानकारी रखना।
और 4 नंबर है समस्या व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए कारकों के बारे में जानकारी रखना कि कौन से ऐसे कारक है जिसमें समस्या व्यवहार अत्यंत होते हैं। कारणों को पहचानना कि आखिर कौन ऐसा कारण है, समस्या है जिससे बच्चा गलत व्यवहार कर रहा है। ठीक है, अब है पुरस्कारों का चयन। व्यवहार संशोधन चाहे वह वांछनीय व्यवहार बढ़ाने के लिए हो या वांछनीय व्यवहार को घटाने के लिए हो, पुरस्कार पुनर्बलन पहचान का एक महत्वपूर्ण चरण है। यह समस्या व्यवहार के प्रबंधन के लिए कौशल प्रशिक्षण में पुरस्कार प्रस्तुत करके तथा यदि समस्या व्यवहार द्वारा प्रदर्शित होता है तो उसे रोकने में सहायता करता है। ये जो हम लोग क्लास में या कहीं पर प्राइज बांटते हैं, तो ये बच्चे को सीखने के पुनर्बलन आदत डालने के लिए काफी एक अच्छा कक्षा प्रबंधन शैली माना गया है। जैसे मान लीजिए कि आप 3 माह की परीक्षा लेते हैं या 6 माह पर या एनुअल, आप उसमें बच्चे को पुरस्कृत कर रहे हैं, तो ये आपके कक्षा प्रबंधन और पुनर्बलन या बच्चे को अधिगम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सिखाने के लिए आपका एक ये कक्षा प्रबंधन का उचित शैली माना जाता है। ठीक है, तो आज जितना मैंने आप लोगों के सामने चर्चा किया, इसमें से क्या कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बने हैं, क्योंकि परीक्षा में एमसीक्यू भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आखिर कक्षा प्रबंधन क्यों किया जाता है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ए है छात्रों को दंड देना, बी है छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, सी सीखने के वातावरण को प्रभावी बनाना, डी केवल पढ़ाई करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सीखने के वातावरण को प्रभावी बनाना। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, उत्तेजक कक्षा वातावरण का प्रमुख लाभ क्या है? ए छात्रों को दबाव में रखना, बी छात्रों की रुचि और संवेदी उत्तेजना बढ़ाना, सी छात्रों को चुप रखना, डी छात्रों को स्वतंत्र छोड़ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, छात्रों की रुचि और संवेदी उत्तेजना को बढ़ाना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। सीखने की प्रक्रिया में छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? ठीक है, ए अनुशासन, बी उचित मार्गदर्शन, सी दंड, डी उपेक्षा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उचित मार्गदर्शन। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4, संवेदनशील और शारीरिक चुनौतियों से जूझ रहे छात्रों के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ए अधिक दंड, बी विशेष शिक्षण सामग्री और समर्थन, सी समूह कार्य, डी सख्त अनुशासन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, विशेष शिक्षण सामग्री और समर्थन। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 5, कक्षा प्रबंधन में सबसे पहले किस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए? कक्षा प्रबंधन में सबसे पहले किस बात पर ध्यान देना चाहिए? ए छात्रों के परिणाम पर, बी छात्रों के व्यवहार पर, सी छात्रों की उपस्थिति पर, डी शिक्षकों की वेतन व्यवस्था पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, छात्रों के व्यवहार पर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए 6 नंबर क्या है? व्यवहार कितने प्रकार के होते हैं? व्यवहार कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 प्रकार के व्यवहार होते हैं, 2 प्रकार के। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 7, कौशल व्यवहार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कौशल व्यवहार के बारे में चर्चा किया था ना। ऑप्शन दिया है, ए अनुशासन बनाए रखना, बी समाज के अनुरूप कार्य करना, सी छात्रों को दंड देना, डी छात्रों को नजरअंदाज करना।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समाज के अनुरूप कार्य करना। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 8, समस्या व्यवहार कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन क्या दिया है? A2, B3, C4, D5। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 2 प्रकार के समस्या व्यवहार होते हैं। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप लोग। नाइन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? समस्या व्यवहार के कौन कौन से प्रकार होते हैं? ऑप्शन हमारा क्या दिया है? ए आंतरिक और बाहरी, बी मानसिक और शारीरिक, सी सकारात्मक और नकारात्मक, डी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आंतरिक और बाहरी। समस्या के यही ना बताए थे आप लोगों को कि 2 प्रकार होते हैं, एक आंतरिक और बाहरी, इसीलिए ऑप्शन 1 ए इसका सही आंसर है। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्यवहार के कार्यात्मक विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यवहार के कार्यात्मक विश्लेषण, इसको क्या कहते हैं? फंक्शनल एनालिसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? समस्या को अनदेखा करना, बी समस्या का समाधान खोजना, सी समस्या को नजरअंदाज करना, डी छात्रों को दंड देना। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, समस्या का समाधान खोजना। ठीक है। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। समस्या व्यवहार का एबीसी मॉडल किस पर आधारित है? एबीसी मॉडल पर चर्चा मैंने किया था ना, तो बताइए ये किस पर आधारित है? ऑप्शन दिया है, एक कारण व्यवहार परिणाम, बी समस्या समाधान सुधार, सी विश्लेषण समाधान प्रतिक्रिया, डी व्यवहार अनुशासन दंड। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कारण व्यवहार परिणाम। ठीक है, आप लोग नोट करते जाइएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 12, सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? ए अनुशासन, बी पुरस्कार, सी सजा, डी दबाव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पुरस्कार। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 13, किस प्रकार के व्यवहार में व्यक्ति खुद को नुकसान पहुंचाता है? ठीक है। ए बाहरी समस्या व्यवहार, बी आंतरिक समस्या व्यवहार, सी सामाजिक व्यवहार, डी संवेदी व्यवहार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आंतरिक समस्या व्यवहार। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14, विरोधी व्यवहार किस श्रेणी में आता है? विरोधी व्यवहार किस श्रेणी में आता है? ए कौशल व्यवहार, बी समस्या व्यवहार, सी सामाजिक व्यवहार, डी संवेदी व्यवहार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समस्या व्यवहार। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को आप लोग ध्यान से देखिए। व्यवहार प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य क्या है? ठीक है। ऑप्शन हमारा दिया है, ए समस्या को व्यवहार को बढ़ाना, बी अनुशासनहीनता बढ़ाना, सी सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करना, डी छात्रों को दबाव में रखना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करना इसका सही आंसर है। ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है। किस मॉडल में व्यवहार का विश्लेषण 3 चरणों में किया जाता है? बताइए कौन कौन मॉडल है? ऑप्शन ए एबीसी मॉडल, बी XYZ मॉडल,
CPQR मॉडल, DMNO मॉडल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ABC मॉडल। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 17। कौशल व्यवहार का एक उदाहरण क्या है? ए वस्तुओं को तोड़ना, बी अनुशासनहीनता, सी दूसरे की मदद करना, डी चिल्लाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दूसरे की मदद करना। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 18। समस्या व्यवहार का एक उदाहरण क्या है? ए शांति से पढ़ाई करना, बी दूसरों की सहायता करना, सी वस्तुएं फेंकना, डी शिक्षक का सम्मान करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वस्तुएं फेंकना। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 19। 19 को देखिए ध्यान से। व्यवहार का कौन सा प्रकार सामाजिक रूप से स्वीकार होता है? ए कौशल व्यवहार, बी समस्या व्यवहार, सी अनुशासनहीन व्यवहार, डी आक्रामक व्यवहार। तो बताइए कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर सही है ऑप्शन ए, कौशल व्यवहार। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 20। सकारात्मक व्यवहार को कैसे प्रोत्साहित किया जाता है? ए दंड देकर, बी अनदेखा करके, सी पुरस्कार देकर, डी अनुशासनहीनता बढ़ाकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पुरस्कार देकर। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 21। 21 को आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन का क्या है? छात्रों को सुधारने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? बताइए। पहला है ए प्रेरणा, बी दबाव, सी अनदेखा, डी सजा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रेरणा। क्योंकि बच्चे को प्रेरणा देकर, दूसरों से तुलना करके ही सुधारा जा सकता है। ये नहीं कि आप दंड देंगे, मारेंगे, पीटेंगे तो उससे बच्चा नहीं सुधरता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही है कि छात्रों के व्यवहार को सुधारने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए, प्रेरणा। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 22। व्यवहार विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ए कारण, बी प्रतिक्रिया, सी परिणाम, डी सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सभी। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 23। समस्या व्यवहार के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है? ऑप्शन हमारा क्या है? ए दंड, बी प्रोत्साहन, सी उपेक्षा, डी अनुशासन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोत्साहन। ठीक है। अब चलिए 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। समस्या व्यवहार के एबीसी मॉडल का पहला चरण क्या है? ठीक है। ऑप्शन क्या दिया है? ए व्यवहार, बी परिणाम, सी कारण, डी प्रतिक्रिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कारण। ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 25 क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। समस्या व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए किस मॉडल का उपयोग किया जाता है? देखिए परीक्षा में ऐसे वस्तुनिष्ठ पूछे जाते हैं कि समस्या व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए किस मॉडल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या दिया है? ए एबीसी मॉडल, बी XYZ मॉडल, सी PQR मॉडल, डी MNO मॉडल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ABC मॉडल। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था कक्षा प्रबंधन, उसके बारे में आप लोग जाने और इस टॉपिक का कुछ भाग शेष रह गया है जो कल के क्लास में आप लोगों के सामने चर्चा करेंगे। जितना आज मैंने पढ़ाया उसका वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने रखा, क्योंकि परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को नंबर आए
कि लघुत्तरीय भी आप हल कर सके, एमसीक्यू भी क्वेश्चन हल कर सके। तो हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो कम से कम आप लोग ये कीजिए कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि हम लोगों का भी मनोबल बढ़ा रहे, ठीक है। फिर कल की क्लास में इस टॉपिक के बाद के टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।